एक बार की बात है, शिवगढ़ नाम का एक गांव था जहां अकाल की ऐसी मार पड़ी थी कि वहां 3 साल से बरसात की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे और जमीनें बंजर हो चुकी थीं। इसी गांव के आखिरी छोर पर रामू अपनी पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। घर के भीतर टूटी चारपाई पर पार्वती की गोद में लेटी हुई 20 साल की मुन्नी बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। पार्वती ने मिट्टी के सकोरे से भीगी पट्टी उठाकर मुन्नी के माथे पर रखी और उसकी आंखें छलक आईं। अजी सुनिए ना, अब इन पट्टियों से कुछ नहीं होने वाला है। मुन्नी का बदन लोहे की तरह तप रहा है। सुबह से पानी का एक घूंट भी गले से नीचे नहीं उतरा और अब तो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही है मेरी बच्ची। रामू थोड़ी देर पहले ही अपने बंजर खेत से उपज के सपने देखकर लौटा था। वो चारपाई के पास ही नीचे बैठ गया और मुन्नी के नन्हे पीले पड़ चुके गालों को छू कर देखा। अरे पार्वती, दोपहर में जो सुखदेव वैद्य को दिखाया था, उसने क्या कहा? कोई दवाई दी या नहीं उसने? अजी वैद्य जी तो कह रहा था कि गांव के गंदे कुएं का पानी पीने से मुन्नी के फेफड़ों में भयंकर इन्फेक्शन हो गया है। उसने तो साफ कह दिया कि अगर कल सुबह तक इसे शहर के बड़े अस्पताल में दाखिल नहीं कराया तो इसके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। अरे पार्वती, ये क्या बोल रही हो? अगर ऐसा हुआ फिर तो अस्पताल की जांच, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा और अस्पताल के बाकी खर्चों के लिए लगभग 40-50 हजार रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? अपने बाबा की बातें सुनकर मुन्नी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बोझिल पलकें उठाईं। उसने कांपते हुए अपने बापू का हाथ पकड़ लिया। बापू, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सारे कांटे चुभा दिए हों। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन पानी पीती हूँ तो उल्टी आ जाती है। बापू, क्या मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? अपनी मासूम बेटी की बातें सुनकर रामू का सीना फट गया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तू जरूर ठीक हो जाएगी मेरी लाडो, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरा बापू अभी जिंदा है। तू बस आंखें मत मूंदना मेरी बच्ची, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। रामू ने ये कह तो दिया था, लेकिन ना तो घर में पैसे थे और ना ही बेचने के लिए कोई सामान जिसे बेचकर पैसे जुटाए जा सके। खैर, रामू ने अपनी बच्ची के इलाज की खातिर कर्जा लेने का निश्चय किया और वो सीधे गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा। जब रामू हवेली पहुंचा तो सेठ धनीराम मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, जबकि उसका खासम खास नौकर सुक्खा फर्श पर बैठा उसके पैर दबा रहा था। रामू तुरंत उनसे रहम की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा। रहम करो मालिक, रहम करो। मेरी फूल जैसी बच्ची मुन्नी की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए के इलाज का खर्चा बताया है। मुझ गरीब पर दया कीजिए मालिक, मुझे 50,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके खेतों में बिना पगार के काम करूंगा। रामू की आवाज सुनकर धनीराम ने अपना हुक्का एक तरफ रख दिया और अपनी छोटी धूर्त आंखों से रामू को घूरते हुए मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे रामू, तू तो जानता है कि मैं कितना धर्मी आदमी हूँ। छोटे मोटे धर्म कर्म तो मैं चुटकियों में कर देता हूँ, पर बिना किसी लेखा पढ़ी और रिपोर्ट के तो मैं अपने सगे भाई को भी एक ढेला न दूं। तेरे पास मुझे गिरवी रखने के लिए कुछ है तो बात कर, वरना चलता बन यहाँ से। रहम करो मालिक, मेरे घर में तो 2 वक्त का दाना तक नहीं है। गिरवी रखने को सिर्फ मेरे ये 2 हाथ हैं। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर रहूंगा। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। तेरे हाथों का मैं क्या अचार डालूंगा बुड़बक। हाथों से तो सिर्फ मिट्टी खुदती है, तिजोरी नहीं भरती। पर चल, तेरी मासूम बच्ची पर मुझे तरस आ रहा है, इसलिए गांव के टीले के पास जो तेरी 2 बीघा बंजर जमीन है वो मुझे गिरवी रख दे तो मैं तुझे पूरे 50,000 रुपए सूद पर दे दूंगा। लेकिन मालिक, वो जमीन तो पूरी तरह कंकरीली और सूखी है। उसमें तो 3 साल से घास का तिनका तक नहीं उगा। आप उसका क्या करेंगे? तू उसकी फिक्र छोड़ और चुपचाप मेरी शर्त सुन। पूरे 40 दिनों के भीतर तुझे मुझे सूद समेत 60,000 रुपए एक मुश्त लौटाने होंगे और इस 100 रुपए के सरकारी स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगा। अगर 40वें दिन की शाम तक पूरे 60,000 नहीं मिले तो वो जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बोल, तुझे मंजूर है? सेठ की बात सुनकर रामू सन रह गया।
40 दिन में 60,000 रुपए जुटाना एक मजदूर के लिए नामुमकिन जैसा था, और ऊपर से उसके पास सिर्फ वो ही जमीन थी जिसके सहारे उसकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बेटी मुन्नी का चेहरा घूम रहा था। मालिक, 40 दिन में 60,000? मुझ पर रहम कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा दे दीजिए ताकि मैं वक्त पर पैसे का इंतजाम कर सकूं। देख, बकवास करके मेरा टाइम बर्बाद मत कर। अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो फिर उठ और दफा हो जाए यहाँ से। जाकर अपनी बेटी के कफन का इंतजाम कर। मैं कोई धर्मशाला खोलकर नहीं बैठा हूँ यहाँ। रामू के कानों में मुन्नी की सिसकियां गूंज उठीं और अपनी बेटी को खोने के डर में उसने सेठ की सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बताइए, मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है? ये ले रामू, इस कागज पर अंगूठा लगा दे। रामू ने वो स्टैम्प पेपर ले लिया और बिना कुछ सोचे समझे कांपते अंगूठे को नीली स्याही में डुबोया और उस स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाते ही नौकर सुक्खा ने वो कागज रामू के हाथों से छीन लिया और धनी राम ने 50,000 रुपए की गड्डी रामू के पैरों के पास फेंक दी। ये ले रामू, पूरे 50,000 रुपए हैं। इसे उठा और निकल जा यहाँ से। रामू ने हड़बड़ाकर वो पैसे उठा लिए और पैसे लेकर पागलों की तरह भाग रहे रामू को गांव के पुराने बरगद के नीचे रिटायर्ड हेडमास्टर दीनानाथ ने रोक लिया। मास्टर जी पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और कानूनी समझ के लिए जाने जाते थे। अरे रामू, इतनी जल्दीबाजी में धनीराम की हवेली से क्यों दौड़े आ रहे हो? और तुम परेशान भी लग रहे हो, क्या बात है? मास्टर जी, मुन्नी की हालत बहुत नाजुक है। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाना है। मैंने अपनी 2 बीघा बंजर जमीन धनीराम के पास गिरवी रखकर 50,000 लिए हैं। 40 दिन में 60,000 लौटाने की शर्त है। मास्टर दीनानाथ का चेहरा गुस्से और चिंता से झलक उठा। उन्होंने रामू को गुस्से से कहा, अरे पागल रामू, तूने सीधे भेड़िए के मुंह में अपना सिर दे दिया। तुझे पता भी है कि धनीराम तेरी उस 2 बीघा सूखी जमीन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था? मास्टर जी, वो तो सिर्फ पत्थरों और झाड़ियों का टुकड़ा है। उसमें किसी का क्या ही फायदा होगा। पैसे लौटाकर वापस ले लूंगा अपनी जमीन। मास्टर जी ने आवाज धीमी की और चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से कहा, अरे तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। सुन मेरी बात। पिछले महीने दिल्ली से भूगर्भ जल और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक सीक्रेट सर्वे टीम आई थी। तेरी उस 2 बीघा जमीन के ठीक 500 फीट नीचे एक विशालकाय प्राकृतिक खनिजों का महास्रोत है। इतना ही नहीं, सरकार जो नया 8 लेन एक्सप्रेसवे और सोलर हब बना रही है, उसका मुख्य जंक्शन ठीक तेरी जमीन के ऊपर से निकलना तय हुआ है। मास्टर जी की बातें सुनकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये आप क्या बोल रहे हो मास्टर जी? मेरी जमीन के ऊपर से एक्सप्रेसवे? हाँ रामू, सरकार अगले महीने उस जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकालने वाली है। तेरी उस 2 बीघा जमीन का सरकारी मुआवजा कम से कम 70 लाख रुपए तय हुआ है। तहसील के बाबू ने यह गोपनीय नक्शा धनीराम को पहले ही बेच दिया था। धनीराम जानता था कि तू 40 दिन में 60,000 कभी नहीं लौटा पाएगा और वो 70 लाख का मुआवजा खुद डकार जाएगा। रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अभी ढंग से पूरी बातें समझ भी नहीं पाया था कि तभी गांव का चरवाहा मंगलू बदहवास दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अरे रामू काका गजब हो गया। सुखदेव वैद्य तुम्हारी झोपड़ी पर आया था। उसने मुन्नी को बुखार उतारने की कोई सुई लगाई और उसके बाद मुन्नी के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा है। पार्वती काकी का चीख चीख कर बुरा हाल हो रहा है। जल्दी घर चलिए। रामू और मास्टर जी बदहवास होकर झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। झोपड़ी के भीतर मुन्नी खाट पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें शिथिल पड़ चुकी थीं। कोने में सुखदेव वैद्य अपनी दवाइयों का झोला समेटकर चुपचाप भागने की फिराक में था। तभी रामू ने झपट कर सुखदेव को धर दबोच लिया। धोखेबाज, तूने मेरी फूल सी बच्ची को क्या दिया है? सच बता, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रामू की बात सुनकर सुखदेव थर थर कांपने लगा। मुझे बख्श दो रामू भाई, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे धनीराम साहूकार ने 10,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि मुन्नी को ऐसी दवाई दे दो कि इसकी हालत और बिगड़ जाए
और तुम इसे शहर ले जाने के चक्कर में इतने उलझ जाओ कि जमीन की सुध ही ना रहे। उसने कहा था कि अगर ये खत्म हो गई तो रामू जीते जी मर जाएगा और कभी पैसे लौटाने का सोच भी नहीं पाएगा। पार्वती ने ये सुना तो अपनी छाती पीट ली। रामू की आंखों में गुस्सा चढ़ गया। उसने लकड़ी उठाई और बाहर जाने लगा, लेकिन मास्टर जी ने उसे रोक लिया। रुक जा रामू, अगर तूने इसे चोट पहुंचाई तो तू जेल जाएगा और मुन्नी बिना इलाज के दम तोड़ देगी। इस गद्दार को यहीं कमरे में बंद कर दे और मेरी पुरानी गाड़ी बाहर खड़ी है, मुन्नी को लेकर तुरंत जिला अस्पताल चला जा। इस तरह सब लोग मास्टर जी की गाड़ी में बैठ गए। मास्टर जी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी शहर के बड़े सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर जाकर रुकी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम मुन्नी का इलाज करने में जुट गई। बाहर गलियारे के ठंडे फर्श पर रामू बैठा हुआ था। 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मुख्य डॉक्टर बाहर आए। देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब थी। भगवान का शुक्र है कि तुम इसे सही वक्त पर अस्पताल ले आए। हमने इसका इलाज कर दिया है और अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी इसे कम से कम 25 दिन तक अस्पताल में ही काफी निगरानी में रखना होगा। रामू ने डॉक्टर के हाथ जोड़ लिए और फपक फपक कर रो पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर नहीं, भगवान हो मेरे लिए। आपका जितना धन्यवाद करूं वो कम है। देखिए, हम डॉक्टर हैं और हमारा काम ही मरीजों की जान बचाना है। आपको धन्यवाद ही बोलना है तो ऊपर वाले को बोलिए, जिसकी वजह से आप सही वक्त पर अस्पताल आ सके। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अस्पताल में भर्ती कराने, महंगी दवाइयों और ऑपरेशन के खर्च में धनीराम के दिए 50,000 में से 42,000 रुपए पहले ही हफ्ते में खत्म हो गए। अब रामू के पास मुन्नी की आगे की दवाइयों और धनीराम के 60,000 रुपए लौटाने के लिए सिर्फ 33 दिन बचे थे। पार्वती, मुन्नी अब खतरे से बाहर है। तो यहीं अस्पताल में इसके पास रहे। मैं शहर की बड़ी अनाज और गल्ला मंडी जा रहा हूँ। मुझे दिन रात एक करके पैसे कमाने हैं। अगर मैं हार गया तो हमारी जमीन भी जाएगी और धनीराम हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन आप अकेले इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता पार्वती, लेकिन अपने परिवार की भलाई के लिए मैं जैसे तैसे सब कर लूंगा। अच्छा जी, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। रामू ने मुन्नी के माथे को छुआ, जो अब शांत होकर सो रही थी। उसने अपनी कमर पर फटी अंगूछी कसकर बांधी और शहर की गल्ला मंडी की तरफ निकल पड़ा। शहर की थोक गल्ला मंडी में ट्रकों का रेला लगा था। धूल और धुएं के बीच सैकड़ों मजदूर 80-80 किलो की बोरियां लाद रहे थे। रामू सीधे मंडी के बड़े सरदार बिश्ना सिंह के पास पहुंचा। सरदार जी, मुझे काम चाहिए। सबसे भारी और सबसे मुश्किल काम दीजिए। मैं दिन की शिफ्ट में भी करूंगा और रात की शिफ्ट में भी। सरदार बिश्ना ने रामू के दुबले शरीर को देखा। अरे भाई, ये नौजवान मर्दों का काम है। यहाँ 80 किलो की गेहूं और सीमेंट की बोरियां पीठ पर ढोनी पड़ती हैं। लगातार 2 शिफ्ट काम करेगा तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी तेरी। और तेरा तो शरीर भी बड़ा हल्का फुल्का है। मेरी बच्ची की जिंदगी और मेरी पुरखों की जमीन के आगे मेरी हड्डियों की कोई औकात नहीं है। सरदार जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। ठीक है भाई, तू काम कर सकता है, लेकिन दिल लगाकर काम करना, वरना मैं काम से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, मैं पूरी जी तोड़ मेहनत करूंगा। इस तरह रामू काम में जुट गया। तपती धूप में लोहे के टीन शेड के नीचे रामू ने एक के बाद एक 80 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर उठाना शुरू किया। पसीना आंखों में जाकर जलता, पैरों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। दिन में वो मंडी में बोरियां ढोता और रात को रेलवे यार्ड में काम करता। कई घंटे लगातार मेहनत करने के कारण उसका शरीर बुरी तरह थक जाता, लेकिन अपनी बेटी के इलाज और जमीन बचाने के लिए वो हिम्मत नहीं हारता। 2 सूखी रोटियां खाकर वो फिर अगले दिन काम में जुट जाता। 25वें दिन सरदार बिश्ना ने रामू को अपनी केबिन में बुलाया। रामू, मैंने आपकी उम्र में तुझ जैसा मेहनती और खुददार इंसान नहीं देखा। तूने इन 25 दिनों में 3 आदमियों के बराबर पसीना बहाया है। मैं तुझसे बहुत खुश हूं, इसलिए तुझे दुगनी पगार दे रहा हूं। ये ले तेरी पूरी मजदूरी और मेरी तरफ से कुछ मदद। ये कुल 45,000 रुपए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आप नहीं जानते इन पैसों की मेरी जिंदगी में क्या कीमत है।
इस तरह सरदार को धन्यवाद बोलकर रामू तुरंत अस्पताल आ गया और अस्पताल का पूरा बिल भी चुका दिया। अस्पताल का बिल चुकाने के बाद रामू के पास अब कुल मिलाकर 55,000 रुपए जमा हो चुके थे। उसे सिर्फ 5,000 रुपए की और जरूरत थी, जिसके लिए अभी 7 दिन बाकी थे। बस 5,000 रुपए और फिर मैं धनीराम का सारा कर्ज चुका दूंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा। उसी रात को जब रामू अपनी मजदूरी के 55,000 रुपए एक कपड़े की थैली में कमर से बांधकर पैदल अस्पताल लौट रहा था, तभी सुनसान रेलवे ओवरब्रिज के नीचे 2 मोटरसाइकिलों ने उसका रास्ता घेर लिया। तेज हेडलाइट की रोशनी में धनीराम का खास गुंडा सुक्खा अन्य 3 लोगों के साथ अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। अरे ओ रामू, तुझे क्या लगा था कि तू दिन रात गधे की तरह खटकर 60,000 जुटा लेगा और हमारे मालिक के मुंह पर मार देगा? लाह, वो पैसों की थैली चुपचाप इधर दे दे और अपनी खैर सलामती लेकर अस्पताल में अपनी बेटी के पास चला जा, वरना हम तुझे अस्पताल पहुंचा देंगे। ये मेरे खून पसीने की कमाई है सुक्खा, इसे छूने से पहले तुझे मुझसे भिड़ना होगा। चारों गुंडे रामू पर टूट पड़े, लेकिन रामू चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। वो चारों लोग रामू का पीछा करते हैं, लेकिन तभी सुक्खा का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, जिस वजह से उसे कमर में चोट लग जाती है। उधर रामू बदहवास होकर अंधेरी गलियों में भाग रहा था और आखिरकार किसी तरह उन गुंडों से बचकर अस्पताल पहुंच गया। अगली सुबह अस्पताल के गेट पर पुलिस वाले आ धमके। उनके साथ धनीराम का मुनीम भी था। क्या तुम ही रामू हो? तुम्हारे खिलाफ अनाज मंडी के मुख्य गोदाम से 50,000 की चोरी और सुक्खा पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। चुपचाप हमारे साथ थाने चलो। पुलिस अफसर की बात सुनकर रामू के होश उड़ गए। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरोगा बाबू, ये सरासर झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मैंने तो बिश्ना सरदार की मंडी में दिन रात मजदूरी करके पूरी ईमानदारी से ये पैसे कमाए हैं। तभी पीछे से सरदार बिश्ना सीसीटीवी फुटेज की पेनड्राइव के साथ वहां आप पहुंचे। दरोगा जी, इस कैमरे की फुटेज में देखिए, मैंने खुद कल रामू को अपने हाथों से रामू को मजदूरी दी थी। और इस दूसरे कैमरे में दूसरी रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें ओवरब्रिज के पास ये सुक्खा रामू की मेहनत मजदूरी के पैसे लूटने की कोशिश करता है। अगर इसके बाद भी आपने एक बेगुनाह मजदूर को हाथ लगाया तो मैं पूरी अनाज मंडी का चक्का जाम कर दूंगा। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड पुख्ता सबूत देखकर दरोगा के होश उड़ गए। उसने मुनीम को फटकार लगाई और झूठा केस तुरंत खारिज कर दिया। 39वें दिन रामू पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी मुन्नी और पार्वती को लेकर शिवगढ़ गांव पहुंचा। उसके पास पूरे 60,000 रुपए नकद मौजूद थे। वो सीधे मास्टर दीनानाथ के घर गया। मास्टर जी, भगवान की दया से मुन्नी बिल्कुल ठीक है और ये देखिए, मेरे पास पूरे 60,000 रुपए हैं। आज 39वां दिन है। चलिए धनीराम के मुंह पर ये पैसे मारते हैं और अपनी जमीन छुड़ाते हैं। मास्टर जी ने उदास होकर मेज पर फैला सरकारी नक्शा दिखाया। उनके चेहरे पर गहरा तनाव था। रामू, बात अब सिर्फ पैसे लौटाने की नहीं रही। धनीराम ने एक और चाल चल दी है। आज सुबह मैं तहसील गया था। वहां के भ्रष्ट पटवारी ब्रिजमोहन ने धनीराम से 5 लाख की रिश्वत खाकर सरकारी कंप्यूटर रिकॉर्ड में तेरी जमीन का सर्वे नंबर ही बदल दिया है और अब वो पूरी जमीन धनीराम के नाम हो चुकी है। क्या सर्वे नंबर बदल दिया? इसका क्या मतलब होता है मास्टर जी? मतलब ये कि सरकारी रिकॉर्ड में तेरी जमीन को धनीराम की पुरानी जमीन के साथ बदल दिया गया है और जो स्टाम्प पेपर तूने साइन किया था उसमें धनीराम ने चालाकी से उस बदले हुए नंबर को दर्ज करवा दिया है। अगर तू कल 60,000 रुपए उसको दे भी देगा तब भी तेरी असली जमीन धनीराम के नाम चढ़ चुकी होगी। हे भगवान, इस अमीर शैतान की चालों का कोई अंत नहीं है क्या? क्या एक गरीब के लिए इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा? इंसाफ जरूर मिलेगा रामू। धनीराम ये भूल गया कि इस गांव का रिकॉर्ड सिर्फ तहसील के भ्रष्ट कंप्यूटरों में नहीं है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित रामानंद 1982 में चकबंदी अधिकारी थे। जब इस गांव की अंतिम आधिकारिक चकबंदी हुई थी तो पिताजी ने अपने हाथ से बना मूल बंदोबस्त बही खाता हमारे पुश्तैनी संदूक में सुरक्षित रखा था। मास्टर जी अंदर गए और एक भारी पीतल के संदूक से लाल कपड़े में लिपटा एक पीला बही खाता निकाल लाए। इस 1982 के मूल नक्शे पर ब्रिटिश कालीन सील और चकबंदी कमिश्नर के मूल दस्तखत हैं। इसमें साफ दर्ज है कि सर्वे नंबर 402/1 केवल रामू के दादा के नाम है।
कल ब्लॉक में नए जिलाधिकारी जन सुनवाई करने आ रहे हैं। हम सीधे डीएम साहब के सामने पेश होंगे और उन्हें अपनी परेशानी सुनाएंगे। 40वें दिन की शाम पंचायत भवन के सामने भारी भीड़ जमा थी। धनीराम अपने लठैतों और पटवारी ब्रिज मोहन के साथ ऊंचे चबूतरे पर बैठा था। सूरज ढलने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। गांव वालों, देख लो, आज 40वां दिन पूरा होने को आया। सूरज डूबने वाला है और कंगाल रामू डर के मारे भाग गया। पटवारी जी, आप इस स्टैंप पर सरकारी मोहर लगाइए और इस 2 बीघा जमीन पर मेरी मिल्कियत दर्ज कीजिए। पटवारी ब्रिज मोहन ने जैसे ही मोहर उठाई, तभी तेज सायरन बजाती हुई विजिलेंस और पुलिस की 3 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी से स्वयं जिले के युवा डीएम राघवेंद्र सिंह उतरे। उनके साथ मास्टर दीनानाथ, रामू, पार्वती, मुन्नी और जिले के पुलिस एसपी भी थे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कलेक्टर की आवाज सुनते ही धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने संभलते हुए कहा, अरे डीएम साहब, आप आइए साहब आइए। मैं तो बस इस गरीब किसान के साथ हुए कानूनी समझौते का निपटारा कर रहा था। समझौता कर रहे थे या एक गरीब किसान के 70 लाख के सरकारी मुआवजे को हड़पने की आपराधिक साजिश रच रहे थे धनीराम? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर है जिस पर रामू का अंगूठा लगा है। पटवारी जी बताइए ना कलेक्टर साहब को। जी कलेक्टर साहब, धनीराम जी सही कह रहे हैं। इस रामू ने अपनी 2 बीघा जमीन धनीराम जी के पास गिरवी रखी थी। चुप रहो भ्रष्ट पटवारी। तुम्हारी रिश्वतखोरी की कॉल रिकॉर्डिंग विजिलेंस के पास आ चुकी है और ये 1982 का मूल चकबंदी बही खाता साबित करता है कि सर्वे नंबर 402/1 रामू की पुश्तैनी मिल्कियत है। रामू आगे बढ़ा और उसने 60,000 रुपयों की गड्डी धनीराम के सामने मेज पर जोर से पटक दी। धनीराम, आज 40वें दिन का सूरज ढलने से पहले ये पकड़ अपनी पूरी रकम। मेरी जमीन पर आंख उठाने की तेरी औकात नहीं है। और तुम्हारी साजिश यहीं खत्म नहीं होती धनीराम। सुखदेव वैद्य पुलिस कस्टडी में सब उगल चुका है। तुमने मासूम मुन्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। एसपी ने एक ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया जिसमें धनीराम सुखदेव को गलत दवाई देने की सुपारी दे रहा था। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने धनीराम और पटवारी ब्रिज मोहन के हाथों में हथकड़ियां कस दी। धनीराम हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और पुलिस ने उसे अपनी जीप में डाल दिया। इसके बाद डीएम राघवेंद्र सिंह ने मंच पर आकर रामू को अपने पास बुलाया और एक सरकारी फाइल में से चेक निकाला। रामू, तुम्हारी जमीन सरकार के एक्सप्रेसवे और वाटर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई है। ये रहा तुम्हारी जमीन के मुआवजे का पहला सरकारी चेक। ये पूरे 50 लाख रुपए का चेक है और बाकी पैसे कुछ ही दिन में पूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद तुम्हारे खाते में जमा कर दिए जाएंगे। रामू की आंखें छलक आईं। उसने चेक को माथे से लगाया और मास्टर दीनानाथ के पास जाकर कहा, मास्टर जी, ये आपकी सच्चाई और एक बेसहारा पिता के संघर्ष की जीत है। अगर आप ना होते तो आज मेरा परिवार बर्बाद हो चुका होता। ये तेरी ईमानदारी, तेरे खून पसीने की जीत है रामू। आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। तभी आसमान में बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट हुई। 3 साल का सूखा खत्म करते हुए शिवगढ़ की सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश की ठंडी बूंदें बरसने लगी। मुन्नी बारिश में भागती हुई आई और अपने बापू के पास खड़ी हो गई। बापू, देखो बारिश आ गई और अब मैं भी एकदम ठीक हूँ। हाँ मेरी लाड़ो, हमारी सारी परेशानियां आज दूर हो गईं। इस तरह गरीब रामू की किस्मत ने न सिर्फ उसे गलत लोगों की साजिश से बचाया, बल्कि उसे वो सब भी दिया जिसका वो हकदार था।